आज हम बात करने वाले हैं जून मंथली मैगजीन 2021 की। हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें 14 न्यूज़ है कुछ, तो हम कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं। ये भी बहुत लेक्चर आएंगे इसके भी। अभी रिसेंटली मैंने PT 365 अपडेट मटेरियल पे इकोनॉमिक्स वाला भी कवर करा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इकोनॉमी से। इकोनॉमी का जो पहला न्यूज़ है वो है आपका GST पे। 4 साल हो गए हैं GST को, 2017 से अगर लगाओ तो आप। और GST का आप सबको ही पता है, GST सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एंटायर कंट्री पे लागू है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो लिवाइड होता है हर वैल्यू एडिशन पे। GST के अंडर इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, जो सब्स्यूम्ड हो गया, मतलब उसके अंदर ही आ गया। हाउएवर जो सेवरल टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम, ये कवर नहीं होते GST के अंदर। इसके मल्टीपल स्लैब है 5%, 12%, 18%, 28% डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जो क्लासिफाइड है। अपार्ट फ्रॉम दीज GST जो गोल्ड पे वो 3% है और 0.25% है सेमी प्रेशियस और रफ स्टोन्स पे। ऑल्सो जो माइनर पोर्शन है गुड्स और सर्विसेज का और GST का रिजीम के, वो इन्वाइट नहीं करते कोई भी टैक्स, जैसे सॉल्ट टाइप्स हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गया। GST रेट जो है म्यूचुअली डिसाइड होते हैं स्टेट और सेंटर के द्वारा वाया GST काउंसिल। GST लेवी होता है हर स्टेजेस ऑफ टाइम पे, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे, और ये कलेक्ट होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे होता है। रिफंड करते हैं जितने भी पार्टीज है इवेंचुअली जो एंड कंज्यूमर है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ लेते हैं पहले। GST टिपिकली पे करा जाता है सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, बट कुछ केसेस पे लाइबिलिटी टैक्स फॉल्स बायर पे भी आती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ये एप्लीकेबल है कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स पे, जहाँ पे एक बिजनेसमैन बाय करता है गुड्स या सर्विसेज सप्लायर से, तो वो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता कि वो पे करे GST, अगर वो इम्पोर्ट कर रहा हो तो आप देख सकते हो टैक्सेस अंडर GST। ये GST के अंडर CGST, IGST और स्टेट GST है। तो आप देख सकते हो सेंटर के टैक्सेस जो है और स्टेट के जो टैक्सेस है वो कंबाइन होकर GST के अंदर निकलते हैं। अचीवमेंट क्या है GST की? वाइडन कर दिया इंडिया का टैक्स बेस को वाइडन कर दिया है, डबल कर दिया है। पहले 66.25 था, 1.28 करोड़ हो गया लास्ट 4 इयर्स में। इंक्रीज आया GST रेवेन्यू में। रेवेन्यू कलेक्शन जो है 10,000 करोड़ का मार्क करा है फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स रो में। रेवेन्यू कलेक्शन 2019-2020 का 42% शो हो रहा है एज कम्पेयर टू कलेक्शन मेड इन 2016-2017। ऑब्वियसली कंप्लायंस में बहुत ईज आई है, ये एफिशिएंसी बढ़ा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस में, और रिड्यूस करा है नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी जो इंटरैक्ट करते थे। इनवॉइसिंग का भी प्रोविजन है यहाँ पे। ट्रेडर इनवॉइस को आइडेंटिफाई बाय अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो कि जनरेट होता है बाय ऑटोमेटिक गवर्नमेंट बैक ऑनलाइन पोर्टल। इसके अलावा इंक्रीज हुआ है लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। GST ने एलिमिनेट करा है इंटर स्टेट बैरियर्स जो रिमूव करता है चेक पोस्ट, और इंट्रोड्यूस करा है नया नेशनल वाइड ई-वे बिल जो एलिमिनेट करता है एंटी टैक्स। इसकी वजह से रिड्यूस हुआ है ट्रांजिट टाइम मूवमेंट का, मूवमेंट्स गुड्स की होती थी विद इन द कंट्री। और इसके हिसाब से एस्टिमेट लगाया गया है कि 50% से ज़्यादा लॉजिस्टिक एफर्ट्स और टाइम्स जो है वो सेव हुआ है GST के रिजीम के बाद। इम्पैक्ट क्या है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे आया है कि पहले क्या होता था, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पे 2% एडिशनल CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट GST के बाद वो 0% हो गया, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो गई है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, रीइंफोर्स करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। GST काउंसिल इमर्ज हुआ है एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये फंक्शन करता है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बायस। इंक्रीज कर रहा है ट्रांसपेरेंसी, टैक्स पेयर्स ट्रैक कर सकते हैं अपने कंप्लायंस ऑनलाइन GST पोर्टल पे, और उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने बिजनेस के बारे में। एंटर करते हैं अपने रिस्पेक्टिव पैन और GST नंबर, जिससे पता चलता है और सिस्टम में एफिशिएंसी आती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या है GST के। पहला है एलिमिनेट करता है कास्केडिंग इफेक्ट, सेकंड है लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, थर्ड है इंप्रूव करता है लॉजिस्टिकल थ्रू ई-वे बिल, फोर्थ है रेगुलेट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी, फिफ्थ है क्रिएट करता है पैरिटी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, सिक्स्थ है ईजियर है कलेक्ट करता है रिड्यूस करता है टैक्स एवेजन, और फिफ्थ है रिमूव करता है इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड क्रिएट करता है कॉमन मार्केट।
और लास्ट पॉइंट है ब्रॉडन करता है टैक्स बेस को। उसके अलावा चैलेंजेस से बात कर लेते हैं। ओवर एस्टिमेशन होता है जीएसटी कलेक्शन का, जो इनिशियल गवर्नमेंट ने एस्टिमेट करा था उससे ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है जीएसटी कलेक्शन का, जो फुलफिल नहीं हुआ। इसकी वजह से फेल्ड टैक्सेशन रजीम आ गई है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स है टैक्स स्लैब जो है यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है स्लैब से स्ट्रक्चर, इसकी वजह से स्विच हो रहा है और ये क्रिएट कर रहा है एक अनडिजायर्ड कन्फ्यूजन कंप्लायंस सिस्टम में। ये फ्लक्चुएट करता है टैक्स रेट्स को, जो अनएथिकल प्रॉफिटिंग प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बर्सन फाइलिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो करंट जीएसटी है रिटर्न फाइलिंग स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्बर्सन है, जिसकी वजह से बहुत सारा ओनस लगता है टैक्स पेयर पे। रिक्वायरमेंट जो है प्रोसेस का वो वैलिड टैक्स इनवॉइस है और यहाँ पे डेप्थ नोट भी है। एक्चुअल रिसिप्ट भी है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो रिसिप्ट के रिसिपेंट देखता है। इसके अलावा जो टैक्स सबमिशन है हर लेवल पे होता है डिफरेंट सेलर्स के हिसाब से, और डिफ्राइव करता है नेशन जो सीमलेसली टैक्स रिजीम को देखता है। इसके अलावा एम्बिगुअस है यहाँ पे बहुत, और कॉन्फ्लिक्ट करता है एआर जजमेंट का। कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स आ रही है बड़े सारे बेंचेस से, जो अपीलेट अथॉरिटी है, और एडवांस करता है रूलिंग अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन आ रही है टैक्स पेयर्स के अंडर। एडिशनली मोर देन 80% रूलिंग जो है सिंस द एस्टैब्लिशमेंट वो एआर की थी, और यहाँ पे रेवेन्यू बायस्ड भी है, जिसकी वजह से डिसग्राउंटल टैक्स पेयर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो है कि क्रैक डाउन कर रहा है टैक्स इवेजन पे और टैक्स फ्रॉड पे। जीएसटी टैक्स इवेजन और टैक्स फ्रॉड बड़े सारे फ्रॉडलेंट इनवॉइसेस को यूज़ कर रहा है, फेक ई वेज बिल को भी यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से मैसिव लॉस आया रेवेन्यू कलेक्शन में। न्यूज़ रिपोर्ट जो मार्च 2020 ये बताती है कि इंडिया ने फेस करा है 70,000 करोड़ का लॉस टैक्स इवेजन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपैंड करता है जीएसटी परव्यू का। मैनी कमोडिटी जैसे फ्यूल अल्कोहल जीएसटी के परव्यू नहीं आते ड्यू टू सेंटर और स्टेट बीइंग लॉगर हेड ओवर रेवेन्यू कलेक्शन। सेंटर और स्टेट इंक्रीजली डिपेंड कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगती है। इसकी वजह से जो जीएसटी काउंसिल है रिलक्टेंट है कि वो डिस्कस करे इस मैटर पे, और यहाँ पे 30% जो है वो स्टेट रेवेन्यू कम्स आता है एक्साइज ड्यूटी पे पेट्रोल और डीजल पे। यहाँ पे कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स रिलेटेड टू कंपनसेशन ऑफ द स्टेट, ये आज के टाइम पे भी बहुत प्रेवलेंट है, क्योंकि ये मेंस में 2020 में पूछा गया था। यही पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा शॉर्टफॉल आ चुका है रेवेन्यू में स्टेट्स के लिए और सेंटर के लिए भी, जिसकी वजह से सेंटर इनकेपेबल हो गया था स्टेट को पे करने के लिए, जिसकी वजह से एक टेंशन आ गया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे दरार आ गई थी, जहाँ पे स्टेट को पैसे नहीं मिल रहा था। तो सेंटर गवर्नमेंट ओवर रिलायंस है सेस और सरचार्जेस पे, जो अंडरमाइंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो कि फिस्कल फेडरलिज्म पर रिलेटेड है। यहाँ पे सेकेंड लास्ट पॉइंट है डिले आ रहा है रिफॉर्म्स में फॉलिंग रेवेन्यू और डिस्ट्रप्शन की वजह से पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई है और यहाँ पे रिफॉर्म्स भी नहीं आ रही जिससे टैक्स स्लैब का रिवीजन हो और रोबस्ट कंप्लायंस आए जीएसटी रेजिम के अंडर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका ट्रांजिशनल इशू। 4 सालों के बाद भी जितने भी एसेस है वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं टेक्निकल और लीगल इशू जो कि इस ट्रांजिशन जो बदलाव आया है ओल्ड टू न्यू जीएसटी सिस्टम। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें एक सिंपलीफायर टैक्स स्ट्रक्चर चाहिए जो सबको समझ में आ जाए और लिमिट कर दे 3 स्लैब पे जो नीड ऑफ द आवर है। एक्सपर्ट ने रिकमेंड करा है 3 स्लैब स्ट्रक्चर जो रैशनलाइज करता है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। सेकेंड है ऑप्टिमाइज करता है डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सलेट करता। अगर ये करे तो इससे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा सेकेंड लास्ट पॉइंट है रोबस्ट कंप्लायंस रिजीम आना चाहिए कि टैक्स इवेडर जो अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस में आ रहे हैं गवर्नमेंट फोकस करना चाहिए इस पर रोबस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंट जीएसटी स्ट्रक्चर। लास्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करना चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में समझौता हो। डिडिनियो का आंसर ये है जुलाई 1 पे जुलाई 1 जो है डेट वहाँ उसको सेलिब्रेट कराया जाता है एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एज जीएसटी डे, क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है एज अ हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म्स जुलाई 1, 2017। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट।
तो डिबेट आई थी कि इंडिया को डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करना चाहिए डेफिसिट का आरबीआई के द्वारा, पर यहाँ पे दिक्कत थी क्योंकि ये हर्ट दे सकता है इकोनॉमी को, और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो गए वो भी एक कंसर्न था। क्योंकि आप सभी को बताइए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की इसलिए बात हुई थी क्योंकि इकोनॉमी हर्ट हो गई है कोविड-19 की वजह से, सेकेंड वेव कोविड-19 की वजह से, सेकेंड वेव की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा है। न्यूज़ में क्या है कि इंडिया ने रिकॉर्ड करा है फिजिकल डेफिसिट 9.3% जीडीपी 2020 से लेकर 2021, और डेफिसिट आ चुका है 6.8% तक अगर बात करूँ जीडीपी का। इसके वजह से ये बहुत सारा राइज आया एक्सपेंडिचर में, जो मिटिगेट करता है फॉल आउट पैंडेमिक का और मॉडरेशन रेवेन्यू करता है। यहाँ पे लो टैक्स कलेक्शन भी है कोविड-19 की वजह से। इसकी वजह से डिबेट स्टार्ट हुई है कि फाइनेंस कैसे करें फिजिकल डेफिसिट का, तो क्या एडिशनल स्टिमुलस होना चाहिए इकोनॉमी में या नहीं होनी चाहिए। फिजिकल डेफिसिट समझ लेते हैं और कैसे फाइनेंस होता है। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। डिफरेंस है टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आता है टोटल टैक्सेस और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट, और उसका एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो, मतलब टोटल इनकम कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड होता है इनकम का तो फिर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर अगर 10 है और टोटल इनकम जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट, लोन्स और अदर रिसिप्ट अगर 9 है तो फिजिकल डेफिसिट 1 होगा, है ना। तो ये अगर बढ़ेगा, मतलब जैसे अगर टोटल एक्सपेंडिचर 20 चला गया और इनकम 10 है तो 10 फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो ये जानना ज़रूरी है कि टोटल इनकम ज़्यादा होनी चाहिए तो फिजिकल डेफिसिट नेगेटिव में जाएगा। तो ये बेसिक है। टिपिकली गवर्नमेंट के पास 2 चॉइस है, या तो बोरो करे, इशू करे डेप्थ, और या ऑल्टरनेटिव मेथड है कि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई वो प्रिंट करे मनी ताकि वो ब्रिज करे फिजिकल डेफिसिट। उस चीज़ को बोला जाता है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट ये कैसे होता है। पहला होता है इंकरिंग डेप्थ, बोरो करे कैपिटल मार्केट से, इशू करे डिफरेंट टी बिल्स या बॉन्ड्स। इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो इंटरनल डेप्थ जो होती है बोरिंग विद इन द कंट्री हो आरबीआई से ले, एक्सटर्नल डेप्थ की मतलब बाहर के फॉरेन बैंक से ले, WHO या वर्ल्ड बैंक से ले। सेकेंड है येलो में जो आप देख रहे हो एक्सपेंडिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू टैक्स बढ़ा के पैसे ले लो, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। थर्ड है मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है। जो आपने ग्रीन में देखा वो भी आरबीआई कर सकता है और गवर्नमेंट भी करती है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्पेसिफिकली आरबीआई कर सकता है। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या हो गया कि ओएमओ जो है अंडर जो ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसको बाय करे, बॉन्ड्स को बाय करे और सेकेंडरी मार्केट से प्रिंट करे फ्रेश मनी जो इकोनॉमी पे जाए। या तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है कि पैसा छापे आरबीआई सीधा, आरबीआई परचेज करे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्राइमरी मार्केट से और प्रिंट करे मनी, फाइनेंस करे जितनी भी नीड्स है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट ये रेफर करता है सिनेरियो जहाँ पे बैंक प्रिंट करता है करेंसी ताकि वो फिजिकल डेफिसिट को अकोमोडेट करे, और ये तब होता है जब गवर्नमेंट प्राइवेटली प्लेस करती है बॉन्ड विद सेंट्रल बैंक, मतलब गवर्नमेंट जो है आरबीआई के साथ ये करती है। तो सेंट्रल आरबीआई करता है, परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में और परचेज करने के बाद पैसा दे देता है गवर्नमेंट को। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नेसेसरी इन्वॉल्व नहीं करता प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, बट जो आरबीआई है वो सिंपली क्रेडिट दे सकता है गवर्नमेंट के अकाउंट पे, और ये ई ट्रांजेक्शन होती है, मतलब बैंक टू बैंक होती है। एक्साइज की वजह से इंक्रीज आता है टोटल मनी सप्लाई सिस्टम में। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को हेलीकॉप्टर मनी बोला जाता है, जहाँ पे बड़े अमाउंट जाता है, नया जो पैसा है वो प्रिंट होता है और मार्केट में स्टिमुलेट होता है। ये मोस्टली रिसेशन के टाइम पे होता है। तो हिस्ट्री देख लेते हैं कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कैसे कैसे इंडिया में कब कब हुआ। तो 1997 तक ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट था। तो इंडिया का डेफिसिट जो था ऑटोमेटिकली मोनेटाइज होता था 1997 तक। यहाँ पे एडहॉक ट्रेजरी बिल्स थे जहाँ जो नॉन मार्केटेबल स्टॉक टर्म डेप्थ
इंस्ट्रूमेंट इशू कराए जाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो ऑटोमेटिकली आरबीआई मतलब खरीद लेता था ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एक फिक्स रेट पे, और फिर पैसा दे देता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। अग्रीमेंट साइन होता था आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में 1997 में कि हम फेज आउट कर देंगे फंडिंग थ्रू एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। ये प्रैक्टिस रिप्लेस हो गई थी वे ऑफ मींस एडवांसेस 1997 तक, ठीक है। तो 1947 से लेकर 1997 तक, उसके बाद 1997 से लेकर 2006 के बारे में बात करें तो आरबीआई पार्टिसिपेट करता था प्राइमरी इंश्योरेंस ऑफ जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जब सेशन होता था ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन कंटिन्यू होता था आरबीआई के साथ इन द फॉर्म ऑफ जो पहली चीज़ होती थी, बस इसमें यह है कि प्राइमरी इशू करता था गवर्नमेंट सिक्योरिटी और आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता था और फिर पैसा देता था। 2006 से 2018 में कंप्लीट प्रोहिबिशन हो गया था डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट जो आया था 2003 में उसने इनैक्ट करा था कि कम्प्लीटली बार्ड होना चाहिए आरबीआई कि वो सब्सक्राइब करे प्राइमरी इशूएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम April 1, 2006। तो इसी वजह से कंप्लीट बैन आ गया था। 2018 में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अलाउड हुआ कुछ ग्राउंड्स पे। एफआरबीएम एक्ट अमेंड हुआ था 2017 में, उसमें एक क्लॉज डाला था जिसका नाम है एस्केप क्लॉज, वो परमिट करता था मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब एमरजेंसी के केस में। तो आरबीआई सब्सक्राइब कर सकता है प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और वो तभी कर सकता है जब नेशनल सिक्योरिटी या एक्ट ऑफ वॉर जैसे सिचुएशन आ जाए या कुछ पैंडेमिक टाइप की आ जाए। रीज़न क्या है बिहाइंड डायरेक्ट मोनेटाइजेशन? पहला है फाइनेंशियल रिकवरी। मोनेटाइजेशन एक सोल्यूशन है गवर्नमेंट का कि वो हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी मार्केट में। फॉर इंस्टेंस ये यूज़ हो सकती है गवर्नमेंट का जो फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टिमुलस पैकेज है अंडर आत्मनिर्भर भारत 3.0, जो अमाउंट है 2.65 लाख इंजेक्ट कर सकती है अगर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करे। सेकेंड है मिटिगेट करती है डिफ्लेशन और स्टिमुलेट करती है मॉडरेट इन्फ्लेशन। प्रिंटिंग मनी से क्या होता है, मनी रीच करता है मासेस को, जिसकी वजह से हायर स्पेंडिंग आती है। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट को कि वो बूस्टअप कर सकती है ओवरऑल डिमांड, जहाँ पे अभी इस सिचुएशन में कम है तो उसको बढ़ा सकती है। अगर मनी प्रिंट होगा तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन मिलेगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड आएगी तो प्राइस भी बढ़ेगा और फिर सप्लाई भी आएगी, इक्वल बिलम पे आ जाएगा। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पे सिंस सेविंग लिमिटेड है, फाइनेंस करना लार्ज डेफिसिट को थ्रू इश्योरेंस ऑफ जीसैक सस्टेनेबल इंक्रीज कर सकता है इंटरेस्ट रेट को, कॉस्ट ऑफ बोरिंग गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट आ सकता है या थ्रेटन हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम नेशनल इकोनॉमी का। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी फाइनेंशियल सिस्टम में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है और ये पॉसिबल नहीं है कि वो इन्फ्लेशनरी कंसर्न पे बढ़ सकता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन आ जाए। फॉर इंस्टेंस जैसे आरबीआई ने रिड्यूस करा था रेपो रेट बाय 115 BPS लास्ट ईयर मार्च और मई के महीने में। हाउएवर जो फर्दर अगर इंटरेस्ट रेट कट करे वो पॉसिबल नहीं है, रेपो रेट रखा जाता है एट 4% देयर आफ्टर। इसके बाद अगर बात करें कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो, तो अगर प्रिंट कर रहे हैं मनी जो इंश्योर करता है कि यहाँ पे एक इनफ मनी गोइंग हो रही है फाइनेंशियल सिस्टम में और प्रोसेस में, तो इंटरेस्ट रेट रखा जाता है बिलो, और इसके जो इंटरेस्ट रेट अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो बोरो करे, इन्वेस्ट करे प्रोडक्टिव एसेट में, जैसे रोड, हॉस्पिटल, कोऑपरेट्स, ताकि वो बोरो करे, एक्सपेंड करे पीपल, और यहाँ पे पीपल बोरो करे, स्पेंड करे, लीडिंग टू इकोनॉमिक रिवाइवल। अदर बेनिफिट में क्या है कि यहाँ पे डेप्थ फाइनेंस फिस्कल प्रोग्राम से, जैसे मनी फाइनेंस प्रोग्राम है जो इंक्रीज नहीं करते फ्यूचर टैक्स बर्डन का। टैक्स यहाँ पे रिड्यूस होता है वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन, जो एक्सटेंड करता है इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। कंसर्न्स की बात करें जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की तरफ है, यहाँ पे पहला है हाई इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन बड़ा कंसर्न है कि जब पैसा एकदम से इंजेक्ट होता है मार्केट में तो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है एवरेज ऑफ 12% 2021 में, अगर आरबीआई ने जो फाइनेंस करा सेकेंड स्टिमुलस पैकेज 270 बिलियन का, तो यहाँ पे सिमिलर अमाउंट जो था आत्मनिर्भर पैकेज 1.0 का था। करता है आरबीआई की क्रेडिबिलिटी,
क्योंकि इवेंचुअली फिर आरबीआई बस मतलब खरीद रही होती है गवर्नमेंट बॉन्ड, अडॉप्ट कर रहे हैं अगर मोनेटाइजेशन रेगुलर पार्ट के लिए, तो सेंट्रल बैंक जो है टूल किट का यूज़ होगा और वो एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि वो अवेलेबल है और ग्रेजुअली इरोड कर देता है बैरियर, जहाँ पे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अजीब से हो जाएंगी और ये डैमेज करता है सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी को, हर्ट कर सकता है फाइनेंशियल प्रूडेंस। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन डिसइंसेंटिव देता है फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को। इंडिया ने ऑलरेडी पहले पुश बैक टारगेट अचीव कर रखा है 3% फिजिकल डेफिसिट का, तो और बढ़ जाएगा। फिजिकल डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होता यहाँ पे लॉन्ग रन में, और इफेक्ट करता है इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक को, जिसकी वजह से फोर्स्ड मोनेटाइजेशन जो है वो अनसस्टेनेबल होती है, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है इकोनॉमी पे। तो फिजिकल डोमिनेंस क्या है? फिजिकल डोमिनेंस एक पर्टिकुलरली डेट्रीमेंटल है ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये रिवर्स रिजर्व मनी ग्रोथ को जो कि डिजायर्ड लेवल पे है वो रिक्वायर्ड है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन जो है कंसिस्टेंट हो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और इन्फ्लेशन के साथ। फोर्थ पॉइंट है इनएफेक्टिव है और इंक्रीज करता है लिक्विडिटी, मनी एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल प्रोग्राम और इनोवेटिवली एंड करता है बैंकिंग सिस्टम को, जिसकी वजह से इंक्रीज आता है अमाउंट ऑफ बैंक रिजर्व सेंट्रल बैंक में। और कुछ टाइम्स में जो स्ट्रेस बैंक है वो यूजुअली रिलक्टेंट हो जाते हैं लैंड करने से, सो ये एक एक्सेस रिजर्व कीप करते हैं आरबीआई के साथ और अर्न करते हैं इंटरेस्ट उन पे। लास्ट पॉइंट है डेप्रिशिएट होती है करेंसी। सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस की वजह से करेंसी मार्केट जो है उसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट होता है। आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए ताकि वो इंटरवीन करे यूजिंग फॉरेन रिजर्व्स। हाउएवर जब रिजर्व भी कम होते हैं तो अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी क्राइसिस आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वे फॉरवर्ड में प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए जो कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करे अगर कुछ एग्जिस्ट करता है अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमी पे। प्रिंटिंग मनी एक्सेस इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। सो अगर इंडिया अडॉप्ट करता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन तो गवर्नमेंट को क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी फिजिकल स्पेंड्स का और इंश्योर करना चाहिए प्रोडक्टिव स्पेंडिंग फॉर हायर ग्रोथ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। सेकेंड है एक्सप्लोर करना चाहिए ऑल्टरनेटिव्स को। गवर्नमेंट रेस कर सकती है बोरिंग रिक्वायरमेंट जो इशू करते हैं कोविड बॉन्ड्स का पब्लिक तक। अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस है और स्ट्रक्चर है ये रिलीफ दे सकता है कुछ सेवर्स को शॉर्ट टर्म में, बट लो इंटरेस्ट रेट बैंक्स पे ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। मोर ओवर जो कोविड बॉन्ड्स है वो एडअप नहीं करेंगे मनी सप्लाई पे और देयरफॉर आरबीआई के लिक्विडिटी मैनेज नहीं हो पाएगी, तो ऑल्टरनेटिव्स देखना पड़ेगा। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जहाँ पे आरबीआई करंटली जो प्रिंटिंग मनी है बाइंग बॉन्ड्स है फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट थ्रू जीसैप, वो जीसैप 1.0 वर्थ था 1 ट्रिलियन का, जीसैप 2.0 1.2 ट्रिलियन का होगा। इसीलिए जो प्रेजेंट है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें डायरेक्ट परचेज करें बॉन्ड्स को एज जीसैप, और वो सक्सेसफुल है प्रोवाइडिंग नेसेसरी लिक्विडिटी फुलफिलिंग इकोनॉमिक स्टिमुलस और बॉन्ड को यील्ड करता है कंफर्टेबली लो। कंक्लूजन की बात करें तो जो कॉस्ट है कोविड-19 की वो अमाउंट करती है, और यहाँ पे साइजेस ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट और बड़े सारी चीज़ें हैं जो कॉल करती है मोनेटाइजेशन की। ये एक पावरफुल इमरजेंसी टूल है जो केपेबल है प्रोवाइड करता है सब्सटैंशियल स्टिमुलस और एक ड्रामेटिक रिडक्शन करता है रियल इंटरेस्ट रेट पे, जो कि कम्युनिकेट होता है सक्सेसफुली और क्रेडिबल दिखता है। डिड यू नो यहाँ पे 2008 में जिम्बाब्वे जो था उसने डिसाइड करा था कि वो प्रिंट करेगा मतलब मनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, पर उसकी वजह से क्या हुआ रिड्यूस हुआ आपका वैल्यू ऑफ करेंसी, और इसकी वजह से इंक्रीज़ आया प्राइसेस ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई। इसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो इतने बढ़ गए कि वो हो गए आपके करोड़ों तक चले गए सिंगल ईयर में। तो ये एग्जाम्पल हमें समझाता है ये चीज़ को। यहाँ तक हम आज का वो कर लेंगे। 3.3 लास्ट है।
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GMCTR। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बड़े सारे ग्रुप्स ऑफ 7 नेशन, उनने एक रीच करा है एक लैंडमार्क अकॉर्ड जो बैक करता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट एटलीस्ट 15% का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। गवर्नमेंट लॉन्ग ग्रैपल में चैलेंजेस जो फेस कर रही है टैक्स ग्लोबल कंपनीज के, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, ऑपरेट कर रहे हैं बड़ी सारी कंट्रीज़ में। बड़ी सारी कंपनी जनरेट करती है ह्यूज रेवेन्यू, बट बहुत कम टैक्स पे करती है, बिकॉज जो ऑफिस है उनका टैक्स पर्पस वो लॉ टैक्स जुरिडिक्शन में आते हैं, टैक्स हेवंस में आते हैं। इसकी वजह से जो इनकम इंटेंजिबल सोर्सेज आते हैं, जैसे ड्रग, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टीज़, IPR मिटिगेट करती है जुरिडिक्शन पे और अलाउ करती है कंपनीज को कि वो अवॉइड करें पेइंग हायर टैक्सेस ट्रेडिशनल होम कंट्रीज़ में। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है एडिशनल टैक्स है जो इम्पोज होता है लार्ज MNCs पे, उनको फोर्स करा जाता है कि वो पे करें टैक्सेस टू देयर कंट्रीज जहाँ का वो प्रोडक्ट है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिगार्डलेस कि क्या उनकी फिजिकल प्रेजेंस है नेशन में। अगर ये अंडर कट हो जाए तो बहुत सारे एडवांटेज होएगा जो शिफ्ट करता है लोअर टैक्स प्लेसेस पे और प्रेशर करता है कंट्रीज़ को कि वो कंफर्म करे ग्लोबल नॉर्म। 2000 से लेकर 2018 में US की कंपनी ने बुक करा है हाफ ऑफ द फॉरेन प्रॉफिट 7 लो टैक्स जुरिडिक्शन में, जैसे बरमूडा हो गया, कैमान हो गया, आइलैंड हो गया, कायमन आइलैंड, और उसके बाद आयरलैंड हो गया, लक्समबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। यहाँ पे मिनिमम जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कैसे वर्क करता है। सपोज एक कंट्री है जिसका हेडक्वार्टर्स है कंट्री A में, वो रिपोर्ट कर रहा है इनकम और इनकम कर रहा है रिपोर्ट कंपनी B में, तो जो टैक्स रेट होगा वो 11% का होगा। तो ग्लोबल मिनिमम रेट अगर 15% होगा तो कंपनी A जो टॉपअप है वो टैक्स पे करेगी और कलेक्ट करेगी 4% कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम कंट्री B, जो कि दिखाती है डिफरेंस जो है कंपनी B का रेट पे और ग्लोबल मिनिमम रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अदर सिग्निफिकेंट आउटकम्स क्या है G7 समिट का, जिसको कैरिबिस बे डिक्लेरेशन बुलाता है। G7 सिक्योर कर रहा है 1 बिलियन का COVID-19 वैक्सीन डोज, जो कि नेक्स्ट 12 मंथ्स तक होंगे। आइदर थ्रू डोनेट करेंगे सरप्लस सप्लाईज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्दर फाइनेंस कोवैक्स UN बेस्ड स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैक्सीन टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। G7 इंक्रीज़ करे क्लाइमेट क्या कहते हैं क्लाइमेट जो कंट्रीब्यूशन है, और ये मीट कर रहे हैं ओवर ड्यू स्पेंडिंग जिसका प्लेज है 100 बिलियन का a ईयर। ये हेल्प कर रही है पुअर कंट्रीज़ को कट डाउन करे कार्बन एमिशन को। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W पार्टनरशिप, ये एक वैल्यू ड्रिवन है, हाई स्टैंडर्ड है, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है जो बड़े सारे मेजर डेमोक्रेसी को हेल्प करती है कि वो नैरो करे 40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलप कर रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, जिसकी वजह से एक एक्सुबरेटेड हुआ है COVID-19 पैंडमिक की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है रिवाइव करता है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, इंडिया बेनिफिट करेगा इस इफेक्टिव डोमेस्टिक ट्रेड रेट पे जो थ्रेशोल्ड सेट कर रहा है, कंट्री को अट्रैक्ट इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। 2019 में इंडिया ने अनाउंस करा एक शार्प कट कॉर्पोरेट टैक्स जो डोमेस्टिक कंट्री पे लगता है 22% का, और जो नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको 15% का देना पड़ता है। जो कट जब कट आएगा तो इंडिया का जो हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको भी एवरेज एवरेज पे आ जाएगा 23% रेट पे, जो एशियन कंट्रीज़ का है। इसके अलावा जो आउट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्रिवेंट करेगा बेस इरोजन टैक्स का कंट्री में, और गवर्नमेंट केपेबल होगी कि वो शॉर्टफॉल जो आ रही है टैक्स पे वो पे करे जो बिलो 15% है ओवरसीज़ बिजनेस पे जो इंडियन ओन करते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी प्रोएक्टिवली इंगेज करा है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट अग्रीमेंट में, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट और मल्टीलैटरल कन्वेंशन जो प्लग करता है लूप होल्स,
प्रपोजल जो कॉमन टैक्स रेट का है वो बेनिफिट नहीं देता इंडिया को ज़्यादा। तो जो अब यहाँ पे ये चीज़ है टैक्स लॉस इनकर्ड बाय इंडिया, ये देख लेते हैं। 10.31 बिलियन का लॉस होता है टैक्स हर साल टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज़। ये इक्विवेलेंट है 0.41% जीडीपी का, बहुत बड़ा है। 3 ट्रिलियन का जो हमारी इकॉनमी है। लेस देन आपका जो ग्लोबल एवरेज जीडीपी लॉसेज है 0.53 है। ग्रेटर देन रीजनल एवरेज जो है जीडीपी लॉस है 0.24। $8 पर मेंबर है पॉपुलेशन का। ब्रेकडाउन क्या है इसका टैक्स अब्यूज़ का? 10 बिलियन लॉस होता है ग्लोबल टैक्स अब्यूज़ का जो कि एमएनसीज करती है, और 202 मिलियन लॉस होता है ग्लोबल टैक्स एवेजन जो प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं। तो बड़ा लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये लास्ट है, उसके बाद ख़त्म हो रहा है। नीड फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमने अभी देख लिया कि कितना इससे लॉस हो रहा है। इसी वजह से पहला इसको बहुत लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाएगा तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, जिसका एम है कि रेस टू द बॉटम, जहाँ पे कंट्रीज़ कम्पीट करेगी, अट्रैक्ट करेगी कॉर्पोरेट जाइंट्स को, और जिनके पास अल्ट्रा लो टैक्स रेट होंगे और एग्जाम्पशंस होंगे। सेकेंड है वो चेक करेगी टैक्स हेवंस पे, यूटिलाइज करती है लो टैक्स इंसेंटिव और डिस्करेज करेगी मल्टीलैटरल को, जो शिफ्ट करेगी प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू टू लो टैक्स कंट्रीज रिगार्डलेस क्या उनकी सेल है। थर्ड है एडिशनल टैक्स रेवेन्यू आता है ताकि वो फाइट करे कोविड पैंडमिक को। एस्टीमेट के हिसाब से गवर्नमेंट ने लूज़ करा है 245 बिलियन एनुअली टू टैक्स हेवन। अगर ये मनी इंस्टेंटली अवेलेबल हो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है ताकि वो पैंडमिक रिलीफ में डाल दे ये पैसा। बूस्ट करती है इकॉनमी को। ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिलती है बिजनेस को और इंकरेजमेंट होती है कंट्रीज़ को कि कम्पीट करें पॉजिटिव बेसिस पे, जैसे एजुकेशन पे हो गया, ट्रेनिंग पे हो गया, वर्क फोर्सेस पे हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। अलाउ करती है टैक्स ग्लोबल डिजिटल एमएनसीज को। अगर यहाँ पे जो राइट टू टैक्स जो एक स्लाइस है प्रॉफिट का, अगर लार्ज डिजिटल एमएनसी है और बड़े सारे डिजिटल टैक्सेस अगर मिले गवर्नमेंट को तो बहुत ही ज़्यादा इक्वलाइजेशन लेवी जैसे चीज़ें हो जाएगी इंडिया में भी। इसके अलावा चैलेंजेस बहुत है यहाँ पे। कंसेंसस, ग्लोबल कंसेंसस बहुत मुश्किल है यहाँ पे। चैलेंजेस यही है कि मेजर नेशन जो सेम पेज पे आ नहीं सकते, ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि उनका जो राइट टू सॉवरेन टू डिसाइड अ नेशन टैक्स पॉलिसी वो अलग रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आयरलैंड ने टैक्स रेट रखा है 12.5%, जो कि अगेंस्ट रहता है ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इसकी वजह से ये आर्ग्यू करता है कि डिस्टर्ब करता है इकोनॉमिक मॉडल को, क्योंकि फिर आइलैंड पे लोग जाएंगे ना इस हिसाब से। कंसेंसस क्या है टैक्स रेट पे कि मिनिमम टैक्स जो होना चाहिए 15% का होना चाहिए, जो कि अराइज ना करे सब्सटैंशियल रेवेन्यू और प्रोबेबिलिटी जो अदर कंट्रीज हैं उनको हायर मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट चाहिए। इम्पैक्ट करता है ग्लोबल ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। एमएनसी एक सोर्स है एफडीआई यहाँ पे आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कोऑपरेट्स जो है हेल्प करते हैं डिमांड को जनरेट करने के लिए, जिसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, जो क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट लो इनकम कंट्रीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सॉवरेनिटी। कोई भी ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो ऑपरेट करता है लिमिट होता है नेशनल गवर्नमेंट एबिलिटी पे कि वो एक्सरसाइज करे टैक्स पॉलिसी कैसे वो फिट करती है। लास्ट पॉइंट है ये इशू करता है डिजिटल टैक्सेशन। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो क्लैरिफिकेशन लैक करता है, जो इशू करता है डिजिटल टैक्सेशन, जिसकी वजह से डिस्कशन जो है कंट्रीज़ का जैसे जो स्टेज पे नहीं है डेवलपमेंट के कि वो डिफ्रेंशिएट करे डिस्टेंट सेक्टर्स पे या इंडस्ट्रीज़ में। कंक्लूजन की बात करें तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जहाँ पे कंट्रीज बड़े सारी चीज़ें देख रही है कि वो रीजनरेट करें इकोनॉमीज़ को, कुछ कंट्रीज़ का कुछ कंसर्न है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है कॉज करे इकोनॉमिक रिकवरी को पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जो हैवीली रिलायंट हो, और ये इनवर्ड इन्वेस्टमेंट इनक्रेज करा जाए टैक्स इंसेंटिव के बारे में। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बिलीव करती है कि एक एलिमेंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट टैक्स कंपटीशन जो यूटिलाइज होना चाहिए बाय ग्लोबल मिनिमम टैक्स रिजीम, स्पेसिफिकली जो स्मॉलर नेशंस हैं कि वो उनको ज़्यादा मिले प्लेटफॉर्म और वो compete करे लार्जर कंट्रीज के साथ।
देयरफॉर एक कंसेंसस बिल्ड करने की बड़ी ज़रूरत है कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि हर कोई कोविड के साथ लड़ रहा है और हर कोई यहाँ पे ग्रोथ चाह रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सोल्यूशन चाह रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।